Conceptual question number 16.2. Evaluate the importance of strength and stiffness in a design context. कंस्ट्रक्शन के फील्ड में स्टिफनेस और स्ट्रेंथ की क्या अहमियत है? स्टिफनेस और स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। कंस्ट्रक्शन के फील्ड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की क्या अहमियत है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें यह समझना होगा कि स्टिफनेस और स्ट्रेंथ होता क्या है। स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को ज़्यादातर हम इसको सेम टर्म्स हम समझते हैं, लेकिन अगर देखा जाए इनकी जो मीनिंग पर गौर किया जाए तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ये दोनों सिमिलर टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग टर्म्स है, लेकिन इन दोनों की कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। इंजीनियर हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। इस तरह से हम मजबूत इमारत हम बना सकते हैं, एक मजबूत सड़क हम बना सकते हैं और एक बेहतरीन पुल हम बना सकते हैं जो न टूटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टिफनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है इसको हम समझते हैं। जैसा कि सड़क है हमारे पास, ये मटेरियल है। अब सड़क के ऊपर जो गाड़ियां चलती है वो हमारे पास जो बंदे चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, वो क्या है? लोड है। ट्रक्स जो है ना चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है और हैवी व्हीकल्स चल रही है। इसके बावजूद जो सड़क टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिज़ाइन के दौरान इंजीनियर्स ने इनकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का ख्याल रखा है। स्ट्रेंथ भी रेजिस्टेंस है, स्टिफनेस भी रेजिस्टेंस है। स्ट्रेंथ वो रेजिस्टेंस है जो लोड के खिलाफ लगती है। जैसा कि सड़क के ऊपर गाड़ी चलती है तो क्या होगा, वो लोड जो है ना उस सड़क को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, सड़क के अंदर जो मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो उसको तोड़ने नहीं देगा, यानी कि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। डेट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जो स्टिफनेस है वो भी तकरीबन रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। स्टिफनेस है वो रेजिस्टेंस है डिफॉर्मेशन के खिलाफ। जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर चेंजेस आती हैं, उस मटेरियल के अंदर चेंजेस को रोकती है। उस प्रॉपर्टी को या उस रेजिस्टेंस को हम स्टिफनेस कहते हैं। जैसा कि हम इसको डेली लाइफ के एक एग्जांपल से हम समझेंगे। एक रबड़ ले लें और एक धागा ले लें। हमें पहले से मालूम है कि रबड़ भी 2 न्यूटन फोर्स से टूटना है और धागे ने भी 2 न्यूटन फोर्स से टूटना है, ब्रेक होना है। लेकिन अगर मैं धागे के साथ 2 न्यूटन वेट को मैं बांधूंगा तो वो धागा फौरन टूट जाएगा। इसके बरक्स अगर हम रबड़ के ऊपर हम 2 न्यूटन सस्पेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उस रबड़ के अंदर स्ट्रेच आएगा, वो फैलेगा। फैलने के बाद आखिर में वो टूटेगा। टूटना तो दोनों ने है, लेकिन धागा एकदम टूट गया क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी कम है, स्ट्रेच कम आएगा। जबकि रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रेच होने के बाद वो टूटेगा। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन फोर्स से धागे ने भी टूटना है और रबड़ ने भी टूटना है। तो ये जो 2 न्यूटन है वो स्ट्रेंथ है, यानी कि धागा और रबड़ दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। लेकिन ये जो धागा है वो एकदम टूटेगा, लेकिन रबड़ के अंदर फैलाव आने के बाद, लेंथ एक्सपेंड होने के बाद ये ब्रेक होगा, यानी कि थोड़ी देर के बाद टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रबड़ में स्ट्रेच लाने के बाद टूटा है, जबकि धागे का अंदर स्ट्रेच आए बगैर टूटा है, या थोड़ा सा स्ट्रेच आ सकता है, वो हमें फील नहीं होगा। तो रबड़ और धागे की जो इस प्रॉपर्टी को हम स्टिफनेस कहते हैं, यानी कि धागे के अंदर ज़्यादा स्टिफनेस है इसलिए ये जल्दी टूट जाएगा, फौरन टूटेगा। जबकि रबड़ के अंदर स्टिफनेस कम है, वो देर से टूटेगा। इंजीनियर हजरात जो है रोड की कंस्ट्रक्शन में या पुल के कंस्ट्रक्शन में या एक से ज़्यादा मंजिला हम इमारत बनाते हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इन दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं ताकि वो इमारत है वो मजबूती से बने, सड़क मजबूती के साथ बने। सड़क आपने बना ली, लेकिन छोटी गाड़ियाँ चलेंगी तो 1 वीक में या 5-6 महीने में वो सड़क टूट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़क बनाते वक्त इंजीनियर को सोचना चाहिए कि सबसे पहले, सड़क बनाने से पहले इंजीनियर हजरात ये प्लान करते हैं कि इस सड़क के ऊपर
हैवी गाड़ियां चलनी है या लाइट गाड़ियों ने चलनी है, और कितनी ट्रैफिक इस सड़क के ऊपर चलेगी, उस हिसाब से मटेरियल चूज़ करते हैं। यानी कि कितनी अच्छी क्वालिटी का हमने सीमेंट डालना है, या कितना रेत, या कितनी गहराई तक, कितने फुट ऊंचा हमने रेत डालना है, कितना सीमेंट हमने डालना है। तो ये सब मटेरियल को डिसाइड करता है लोड को देखकर, ताकि उस हैवी लोड को वो सड़क बर्दाश्त कर सके। अगर आप लोड का ख्याल रखे बगैर अगर आप सड़क की तामीर करेंगे, अगर आप मटेरियल चूज़ नहीं करेंगे जो लोड को बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरी है, तो लोड को बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरी है रुबा स्ट्रेंथ वाला जो मटेरियल आप यूज़ नहीं करेंगे, तो जल्दी जो है वो सड़क टूट जाएगी। हम देख भी रहे हैं हमारे इर्द गिर्द में सड़कें बनती है लेकिन जल्दी टूट जाती। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का ख्याल नहीं रखते। सिमिलरली जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें भी यह ख्याल रखा जाता है। आप काफ़ी स्टोरीज़ के मंजिल बना रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए मटेरियल और उसका शेप और साइज़, उसकी ज्योमेट्री पर स्पेशली फोकस किया जाता है। रिक्वायर्ड मटेरियल हम डालेंगे तब जाके वो जो बिल्डिंग है वो मजबूती के साथ खड़ी रहती है, अदरवाइज थोड़ी सी ज़िलज़ले से वो गिर सकती है। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की बड़ी अहमियत है। अगर आप इसको खातिर में लाएंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, पुल होगी तो मजबूत होगी, बिल्डिंग जो है ना वो मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। तो लिहाजा हमें स्टिफ और स्ट्रेंथ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। अगर हजरात यील्ड स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट की जो वैल्यू है उसको स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है उसको स्टिफनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ और स्टिफनेस, अगर हम ख़ास स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो सड़क जल्दी टूट जाएगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 16.3, डिस्कस द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। किसी भी कंडक्टर की जो सुपर कंडक्टिविटी है उसको हमने एक्सप्लेन करना है, उसको हमने बयान करना है ग्राफ की मदद से। सुपर कंडक्टर कोई नया कंडक्टर नहीं है, जो गिवन कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस को कम करते हुए जाएं। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो उस कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। जब हम किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को हम ज़ीरो करेंगे तो उस वक़्त वो मटेरियल, वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। जब सुपर कंडक्टर बनेगा एनर्जी लॉस नहीं होगी, और इस बल्ब को जलाने के लिए या पंखे को चलाने के लिए हमें सोर्स ऑफ ईएमएफ की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि हमें खंबे से वायर लगा के इलेक्ट्रिसिटी लाने की ज़रूरत नहीं होगी या जनरेटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मूव करेगा कंडक्टर के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मुसलसल तौर पे मूव करेंगे तो करंट बन जाता है। नॉर्मल कंडक्टर है, इसके अंदर जो एटम्स है वो आइंस की शक्ल में फिक्स्ड होते हैं। ये वाइब्रेट तो कर सकता है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जबकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करता है। रैंडम मोशन ये अपनी मर्जी से नहीं करता है, खुद ब खुद होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कम होती है। जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा एटम से टकरा कर ये वापस आएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एटम को तोड़ के आगे जाए। इसी तरह ये बाउंसी बैक होकर वाल के साथ टकराएगा, इस वाल के साथ टकरा के दोबारा बाउंसी बैक होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करता है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भी जाएंगे। जैसा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनका जो नेट फ्लो है वो ज़ीरो होगा। इस तरह से कंडक्टर का जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ज़ीरो नहीं है, बट नेट चार्ज ज़ीरो है। ये जो एटम्स का इलेक्ट्रॉन के साथ टकराना क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर हम इसके टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो क्या होगा, एटम की वाइब्रेशन कम होगी। जब एटम की वाइब्रेशन ज़ीरो होगी तो इलेक्ट्रॉन को रास्ते में एटम से टकराने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन सीधा आगे चला जाएगा। इस तरह से बैटरी के बगैर ये बल्ब जलेगा या पंखा चलेगा या मोटर से हम पानी ऊपर चढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को ज़ीरो करके हम उसकी कंडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ उसे हमें एनर्जी मिले। उन मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं।
सुपर कंडक्टर बनने के लिए हर मटेरियल के लिए सेम टेम्परेचर नहीं होता। हर मटेरियल के लिए अलग अलग ख़ास किस्म का एक टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पर या बिलो दैट टेम्परेचर या उस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर या उस टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर तक हम कम करेंगे तो वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है। वो टेम्परेचर जिस पर या उसे कम टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उस क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैपिटल T के साथ छोटे c के साथ हम डिनोट करते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। यहाँ पर ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ग्राफ हमने प्लॉट किया है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान। टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट स्केल में रखना है, केल्विन स्केल में रखना है, जबकि रेजिस्टिविटी को हमने ओम मीटर में रखा है। यहाँ से हमने टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दिया है, लेकिन टेम्परेचर तो कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू गेन होगी तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट करती है। तो इस पॉइंट पर पहुंचते ही क्या हुआ, ये जो कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीज हुई, एकदम तेज़ी के साथ इंक्रीज हुई। ये जो टेम्परेचर वो क्या है, हमारे पास उस मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचते ही ये एकदम शार्पली इंक्रीज किया, एकदम तेज़ी से इंक्रीज किया। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर को लो करते जाओ तो क्या होगा, आखिर वो स्मूथली इंक्रीज होगा। अगर हम इसको टेम्परेचर को दोबारा बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस दोबारा बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये जो कंडक्टिविटी स्मूथली डिक्रीज होना शुरू होगी। जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाए तो शार्पली डिक्रीज भी होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर शार्पली इंक्रीज भी होता है और शार्पली डिक्रीज भी होता है, और हर मटेरियल का जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है। सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया था प्रोफेसर कियानीस ने 1911 में। जब टेम्परेचर को लोअर करते गए 4.2 पे पहुंचा टेम्परेचर, तो उसकी रेजिस्टेंस 0 हो गई, मरकरी सुपर कंडक्टर बन गई। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है 1.1 केल्विन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बनता है। टीन जो है 3.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बनता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से कुछ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी है, और वो सुपर कंडक्टर जो 77 केल्विन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बनता है, उन मटेरियल्स को हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। हाल में सुपर कंडक्टर इस्तेमाल भी हो रहे हैं, जैसा कि MRI मशीन के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इस्तेमाल होता है, फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर इस्तेमाल होता है, फास्ट कंप्यूटर चिप। क्योंकि कंप्यूटर चिप्स में सुपर कंडक्टर यूज़ करने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर इसकी स्पीड 1000 में है तो ये इसकी स्पीड अरबों में चली जाएगी।